नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। शाम के 6:30 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आज महाराष्ट्र की खबरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जहां महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 26,538 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 15,166 मामले मिले हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। यहाँ 3 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामले पिछले दिन की तुलना में 43.71% बढ़ गए हैं। विभाग ने बताया कि नए मामलों के साथ राज्य में कोविड-19 के मामले भी बढ़े हैं। 67,57,032 हो गए हैं, जबकि मृतक की संख्या बढ़कर 1,41,581 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन के भी 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले 797 हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में 18,466 नए मामले आए थे और 20 मरीजों की मौत हुई थी। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो यहां एक दिन में 15,166 नए केस मिले हैं और 3 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,166 नए मामले मिले हैं। ये अब तक एक दिन में सामने आए मामलों की सर्वाधिक संख्या है। मुंबई में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। अब तक कोरोना के केस 15,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में अलग अलग अस्पतालों के कुल 230 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं बेस्ट के 60 कर्मचारियों के बाद 6 और कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। जेजे अस्पताल में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष गणेश सोलंकी ने बताया कि मुंबई के कई अस्पतालों के कुल 230 रेजिडेंट डॉक्टर्स की बीते 3 दिनों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकेले जेजे अस्पताल के 51 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं साइन अस्पताल के 50, नायर के 40, केईएम के 40 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। ठाणे में 8, धुले में 8, कूपर हॉस्पिटल में 7, ससून हॉस्पिटल में 5, लातूर में 1, मिरज में 1, नागाबाद में 1, नागपुर में 1 डॉक्टर कोरोना संक्रमित है। अभी अन्य अस्पतालों के आंकड़े आने बाकी हैं। मुंबई में कल अकेले एक दिन में ही 15,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित लोग मिले। मुंबई में कोरोना कहर बरपा रहा है। शहर में पिछले 24 घंटे में 71 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहली लहर से अब तक कोरोना पॉजिटिव होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या अब 9,510 पहुंच गई है। वहीं 123 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 265 एक्टिव केस हैं। इसी के साथ ही मुंबई में एक दिन में 15,166 नए केस मिले हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई है। बीएमसी के अनुसार मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,166 नए मामले हैं। अब तक एक दिन के सामने आए मामलों की ये सर्वाधिक संख्या है। वहीं राज्य में एक ही दिन में 26,538 नए मामले मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की बीमारी से मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामले पिछले दिन की तुलना में 43.71% बढ़ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का कहना है कि 55 साल या उससे अधिक उम्र के पुलिस वालों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। पाटिल ने कहा कि सरकार की ओर से बनाई गई गाइडलाइन का सभी को पालन करना चाहिए। फिलहाल हमें नहीं लगता कि सिनेमा हॉल या मॉल को बंद करने की जरूरत है, लेकिन अगर बड़े जनहित में कुछ करना है तो इस पर राज्य मंत्रिमंडल चर्चा करेगा और आखिरी फैसला सीएम ही लेंगे। जो 55 साल के ऊपर वाले जो पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए यही सुविधा दी गई है कि उन्होंने ड्यूटी पे आना नहीं है, उन्होंने घर से ही काम करना है। और जो मामले पुलिस वाले में ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसको कैसे उसके लिए हमारी जो व्यवस्था है, इसके पहले भी जब 2 साल में पुलिस कोविड से पॉजिटिव होते थे तो हमने सब मेडिकल व्यवस्था उनकी की हुई है। अभी इस टाइम भी वो जारी रहे। मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीएमसी ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। बीएमसी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि दूसरी लहर के वक्त जितने अधिकतम बेड की उनकी क्षमता थी, उसे कैपेसिटी को फिर से प्रभावी करें। साथ ही एसिम्प्टोमेटिक मरीज अगर कोमोरबिड हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाएं और अगर पहले से एडमिट हैं और बेड की कमी महसूस होती है तो उनकी हालत देखकर उन्हें 3 दिन में ही डिस्चार्ज किया जाए। बीएमसी ने कहा कि अस्पताल 80% कोविड बेड और 100 आईसीयू बेड वाले वॉर रूम तैयार करें। ये वॉर रूम रिजर्व रहेंगे और बीएमसी की अनुमति के बिना यहाँ कोई एडमिट नहीं होगा। सभी प्राइवेट अस्पताल मरीज से सरकार के द्वारा तय किए रेट ही चार्ज करेंगे।
अब सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को किसी भी कोविड के मरीज को भर्ती करने के पहले बीएमसी की अनुमति लेनी होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में ओमिक्रॉन का निर्धारण करने वाले जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट पर रोक लगा दी है। दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट अभी तक 55% ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। सरकार की माने तो ये टेस्ट महंगा होता है। सरकार ने फैसला लिया है कि वो राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले मामलों का पता करने के लिए इस हफ्ते से सीरो सर्वेक्षण कराएगी। सरकार इसके लिए जल्द ही आदेश निकाल देगी। आपको बता दें कि राज्य मंच पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक स्वरूप ओमिक्रॉन के भी 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 797 मामले हो गए हैं। गोवा से मुंबई पहुंची कॉर्डेलिया क्रूज पर मौजूद 1827 यात्रियों में 209 की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले कॉर्डेलिया क्रूज में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे। ड्रग्स केस के बाद एक बार फिर से कॉर्डेलिया जहाज कोरोना को लेकर चर्चा में है। लग्जरी कॉर्डेलिया क्रूज पर न्यू ईयर ट्रिप के बाद से अब तक कुल 209 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार को जहाज पर मौजूद 143 यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को इन सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया गया था। इससे पहले 1 जनवरी को हुए टेस्ट में 66 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे। क्रूज पर अब तक कुल 209 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोवा से मुंबई पहुंचने के बाद बीएमसी ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सभी 1827 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के नमूने लिए हैं। बुधवार शाम इसकी रिपोर्ट आई, जिसमें 143 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ए वार्ड के सहायक नगर आयुक्त शिवदास गुरव ने इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र में बढ़ती भीड़ और मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों को और कड़ा करने का फैसला लिया है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई, जो तकरीबन 1 घंटे चली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव और मुख्य सचिव भी शामिल थे। बैठक में राज्य की ताजा स्थिति की समीक्षा की गई। फैसला लिया गया कि इस समय राज्य में किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। 3 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच राहत वाली बात यह है कि 90% लोग लक्षण रहित हैं। इनमें से सिर्फ 1% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, पर उनके अंदर वायरस की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइवेट अस्पतालों को बूस्टर डोज देने की इजाजत देने का फैसला लिया है। कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी में 700 भेड़ बकरियों ने सिरिंज की आकृति बनाई, जिसकी तस्वीर वायरल हुई है। भेड़ बकरियों ने सिरिंज की 300 फीट से अधिक लंबी आकृति जमीन पर पड़े ब्रेड के टुकड़ों को खाते हुए बनाई। अभियान के आयोजक ने कहा कि भेड़ लोगों में लोकप्रिय है, इसलिए शायद वे भावनात्मक रूप से कई लोगों तक संदेश पहुंचा सकती हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की पूरे देश में किल्लत थी। कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बावजूद मुंबई में किसी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। मुंबई में तीसरी लहर की आशंका के बीच आवश्यकता के अनुसार बीएमसी ने फिर ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की है। बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि हमारे पास 1150 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारी तैयारी 690 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन आपूर्ति की है, जो कोरोना की दूसरी लहर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। कोरोना की दूसरी लहर में पीक के दौरान प्रतिदिन 210 से 235 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी। उन्होंने बताया कि विभिन्न अस्पतालों और जंबो सेंटर में कुल 43 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बीएमसी की योजना है, जिनमें 30 प्लांट लग चुके हैं, बाकी 10 भी जल्द लग जाएंगे। महाराष्ट्र में अचानक बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 15 फरवरी 2022 तक के लिए बंद करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा सकती हैं। इस नियम के अंतर्गत महाराष्ट्र के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी
इस बारे में महाराष्ट्र के उच्च माध्यमिक एवं शैक्षणिक शिक्षा विभाग के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र में सीनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। उस समय तक इन सभी जगहों तक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। ये निर्णय सभी राज्य डीम्ड निजी विश्वविद्यालयों के साथ साथ तकनीकी संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों पर भी लागू होता है। इससे पहले राज्य सरकार ने कॉलेजेस को 13 अक्टूबर 2021 को खोला था, जिसमें केवल वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लास करने की परमिशन थी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में सत्तारूढ़ पार्टनर एनसीपी ने आगामी सूचना तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। एनसीपी पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के सभी नेताओं और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित न करें जिसमें भीड़ जमा हो। हालांकि मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों और संपर्क मंत्रियों को उनके संबंधित जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने टिप्पणी की है। मलिक ने कहा है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मामला गंभीर है, इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र या राज्य को इसकी जांच खुद करने से बचना चाहिए, वरना संदेह पैदा होगा। बुलीबाई ऐप विवाद के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने 18 साल की एक लड़की को अरेस्ट किया है। इस मामले पर हाल ही में पीएम मोदी को सवालों में घेरने वाले जावेद अख्तर अपनी राय रखी और लोगों से उसे माफ करने का अनुरोध किया। जावेद का कहना है कि इस लड़की ने हाल ही में कोरोना और कैंसर के कारण अपने माता पिता को खो दिया था। जावेद ने इस मामले पर सक्रिय रूप से अपनी राय रखी। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए आरोपी लड़की पर दया दिखाने और उसे माफ करने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अगर बुलीबाई मामले में हकीकत में एक 18 साल की लड़की मास्टरमाइंड थी जिसने हाल ही में अपने माता पिता को कैंसर और कोरोना में खो दिया, तो मुझे लगता है कि कुछ महिलाओं को या उनमें से कुछ को उससे मिलना चाहिए और बड़ों की तरह उसे समझाएं कि जो कुछ भी उसने किया गलत है, उस पर दया दिखाओ और उसे माफ कर दो। हालांकि हर बार की तरह वे फिर से अपनी राय रखने के चलते ट्रोल हो गए हैं। विवादास्पद बुलीबाई ऐप मामले में गुरुवार को नया मोड़ आ गया। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर दावा किया है कि वो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही है। कहा है कि बेगुनाहों को परेशान करना बंद करो, वरना बुलीबाई 2.0 के लिए तैयार रहो। बता दें कि मुंबई पुलिस को निशाना बनाते हुए @GIUYU44 ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। इसमें यूजर ने ऐप का वास्तविक यूजर नेम, पासवर्ड, सोर्स कोड भी साझा करने की पेशकश की है, जिसका उपयोग ऐप को बनाने के लिए किया गया था। उसने एक सोशल मीडिया पर साझा किया है। यूजर ने कहा कि आपने गलत व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें। ट्वीट में आगे लिखा कि जब ये सब शुरू हुआ तो मुझे भी इस बारे में ज्यादा नहीं पता था कि इससे क्या हो सकता है। मैं अपने दोस्तों विशाल और श्वेता के अकाउंट का उपयोग करता हूं। उन्हें पता भी नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। वे दोनों मेरी वजह से गिरफ्तार हुए। अब वे मुझे गाली देने के लिए आजाद हैं। महाराष्ट्र के सतारा में चंदौली अभयारण्य को लेकर रत्नागिरी और कोल्हापुर 3 जिलों के निर्धारित सीमा क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले 30 सालों से इलाके में पुनर्वास की जो प्रतीक्षा कर रहे ग्रामीण हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अभयारण्य को लेकर तय किए गए इलाकों में पुनर्वास की प्रक्रिया ठप पड़ी है, जिसके चलते इलाके का विकास रोक दिया गया है। ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में सरकार की महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चंदौली अभयारण्य के लिए निर्धारित क्षेत्रों में सरकार और वन विभाग की अनदेखी के चलते ग्रामीणों का बुरा हाल है। कई सालों से इस प्रोजेक्ट का काम ठप है। ग्रामीण पुनर्वास के इंतजार में हैं। ना ही उन्हें अब तक वन क्षेत्र इलाके से पुनर्वास की सुविधा दी गई है, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। सरकार और वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, घना जंगल, कदम कदम पर जानवर का दिखाई देना, इस क्षेत्र में सतारा जिले के 3 गांव
मल्ले, कोढ़ले और पातरपुंज, जहां लोग आज भी आदिवासियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं और सरकारी सुविधाएं इन लोगों से कोसों दूर हैं। गांव के पास का शहर पाटन है, जो कि तहसील है। गांव से शहर आने के लिए मिट्टी पत्थर के रास्ते से 4 घंटे लगते हैं। यहाँ के रास्तों से गाड़ी चलाना चुनौती भरा काम है। अगर कोई किराए की गाड़ी करता है तो वो 4000 रुपए का भाड़ा मांगते हैं। ज्यादातर गाड़ी वाले यहाँ आना पसंद नहीं करते, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ की समस्या के ऊपर बात करने का बोले तो आपके पास सर गिनने के लिए आंकड़ा कम होएगा, इतना समस्या है। अभी यहाँ पे कम से कम 1976 साल से अभी ये जो गवर्नमेंट का वन हक का कायदा आया तो अभयारण्य, नेशनल पार्क, उसके बाद टाइगर रिजर्व, ऐसे जो प्रोजेक्ट आके गए इधर। उसके बाद से फिर इधर खाली आके हम लोग को से वो लोग मीठी मीठी बातें करके अपना काम यहाँ पे निपटा के अपना प्रोजेक्ट बढ़ाया है। और उनके प्रोजेक्ट के लिए हमारे इधर गांव में जो अभी इधर 3 गांव है हमारे इधर, मड़े, कोड़ने, पातरपुंज, ये गाँव के सब अभी हमारे इधर तो शिक्षण नहीं है आदमी को, या इसके लिए पहले से ही सब आदमी अशिक्षित है। और उसका फ़ायदा लेके फॉरेस्ट वालों ने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा किया है। अभी तो इधर परिस्थिति ऐसी है कि बहुत से कुटुंब यहाँ से घर छोड़ के गए हैं। उसका कारण है कि यहाँ पे जंगल से लकड़ी लाने नहीं। हमने पिछले 26 जनवरी को आंदोलन किया था 3 गांव की जनता को साथ में लेते हुए। हमारे जो 3 गांव के लोग हैं वो मुंबई, पुणे और अन्य जगह पेट भरने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए अपना गांव घर छोड़ के बाहर जाते गए हैं। उनको सबको इकट्ठा करके उनको सबको ये बात समझाने के बाद हमने पिछले 26 जनवरी को बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के ठिकान में स्थल पे प्रशासन के, वन विभाग के कई आला अधिकारी आए और उन्होंने हमें बताया कि अगले 2-4 महीनों में आपका पुनर्वास का, स्थलांतर का विषय प्रश्न हम बड़ी मात्रा में अच्छे से उसको न्याय देंगे। 4-5 तिथं वाघ पण आहे। आपको बता दें कि यहाँ ग्रामीणों के रोजगार के लिए मुख्य स्रोत खेती है, लेकिन प्रोजेक्ट को लेकर अधिग्रहित की गई जमीनों के चलते यहाँ रोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं होने से लोगों को अपना पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन कर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं रोजगार के लिए शहर जाने वाले वक्त ग्रामीणों को जंगली जानवरों के हमले का शिकार होने का डर भी बना रहता है। अभी यहाँ पे शिक्षा के बोलो तो सर की हालत कैसे, मतलब यहाँ पे आने के लिए हमारे गांव के इंसान नीचे जाते हैं, उनको यहाँ पे ऊपर से लाने के लिए, और छोड़ने के लिए फिर गांव के इंसान ही जाते। तो अभी फिलहाल हमारी सर अभी तक आए नहीं, क्योंकि अभी लोग सब बच्चों लोग यहाँ पे राह देख रहे। अभी फिलहाल स्कूल को तो टाला, आप तो देख सकते। तो मतलब यहाँ पे हफ्ते में मतलब सर 2 बार या 1 बार आते हैं और सिर्फ 2 घंटा सिर्फ स्कूल चलाते फिर जाते। ग्रामीणों का मानना है कि मौजूदा हालात का सामना करने के लिए साक्षर होना जरूरी होता है। इस कारण शिक्षा विभाग ने हर गांव में शिक्षा के लिए स्कूल बनाए, लेकिन सभी समस्याएं जैसी ये भी वास्तविक काफी भयानक है। यहाँ स्कूल है मगर शिक्षक नहीं है। शिक्षक यहाँ हफ्ते में 1 से 2 बार ही आते हैं। पूरे बारिश के सीजन में यहाँ स्कूल बंद रहते हैं। वन विभाग की ओर से प्रकल्प के अधीन क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उनका हक छीना जा रहा है। ग्रामीण ठीक से अपना पक्का घर नहीं बना सकते, लेकिन वन विभाग की चौकी और दफ्तर पक्के कंक्रीट से बने हैं। लोग जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, लेकिन वन विभाग रास्ता बनाने के लिए पेड़ काट सकता है। हॉस्पिटल का तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमारे माँ बाप या कोई भी हमारा भाई हो या भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी हमारे सामने वो मर जाता है और उसको हम लेके नहीं जाते, क्योंकि 4 घंटा लगता है चलने में, गाड़ी तो आती नहीं है। तो उसको अगर तकलीफ हो रही तो हम लेके भी कैसे जाए उसको, तो भी 4 जन उसको कंधे पे लेके जाते, आधे रास्ते में उसकी बेचारे की जान चली जाती है। तो सरकार ने अगर इंसान को बाकी तो जाने दो, मगर उसकी जान तो बचनी चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने सोचना चाहिए। मेरे ऊपर जो हमला किया, मैं खेती में जाता था, खेती में गया, जाते जाते बीच में मेरे को भालू ने हमला किया। मेरे गाँव वाले ने उठाया, डोली में डाल दिया और हॉस्पिटल पाटन को लेके गया। पाटन पे 15-20 दिन मैं एडमिट था। मेरे ऊपर दवा गोलियाँ चालू था, अभी तक दवा गोली चालू है। अभी भी त्रास मेरे को हो रहा है, 2 बरस हो गया। बहरहाल जहां सरकार एक तरफ जंगल के
पहाड़ियों का संवर्धन करना चाहती है तो दूसरी तरफ यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के साथ अन्याय कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार की आंखें कब खुलेंगी, ग्रामीणों को उनका हक कब मिलेगा। कभी टैबू माने जाने वाली समलैंगिकता को अब समाज में लोग खुले दिल से अपनाने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण नागपुर में देखने को मिला है। यहाँ पूरे परिवार की सहमति के बाद दो लड़कियों ने बड़े धूमधाम से आपस में सगाई की है और अब ये गोवा में शादी करने जा रही हैं। दोनों के माता पिता उनके इस रिश्ते से बेहद खुश हैं और रिंग सेरेमनी के दौरान सभी ने जमकर एंजॉय किया। दोनों लड़कियों ने इस सगाई को कमिटमेंट रिंग सेरेमनी नाम दिया। लड़कियों के नाम सुरभि मित्रा और पौरुमिता मुखर्जी है। सुरभि पेशे से डॉक्टर है, वे नागपुर की रहने वाली थी, इसलिए दोनों ने यही रिंग सेरेमनी करने का निर्णय लिया। इसे कमिटमेंट सेरेमनी का नाम दिया। रिंग सेरेमनी के बाद अब सुरभि और पौरुमिता गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाली हैं। रिंग सेरेमनी की तरह ही दोनों ने अपनी वेडिंग को सिविल यूनियन का नाम दिया है। दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित हैं और शादी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पंजाब में प्रदर्शनकारियों की ओर से रोके जाने पर अब एक्ट्रेस कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। कंगना ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक और लोकतंत्र पर हमला बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक हब बनता जा रहा है। पंजाब में जो हुआ वो शर्मनाक है। माननीय प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेता हैं। 1.4 अरब लोगों की वो आवाज है। उन पर हमला हर एक भारतीय पर हमला है। ये हमारे लोकतंत्र पर हमला है। पंजाब आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक हब बनता जा रहा है। अगर हमने उन्हें अभी नहीं रोका तो देश को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ नया देखने को मिलता है। ऐसे में कभी कभी इतनी खास चीजें वायरल होते दिख जाती हैं जिसे देख सभी के चेहरे खुल उठते हैं। हाल ही में एक स्पेनिश अभिनेत्री एस्तेर एसेबो की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते दिख गई, जिसे देख भारतीय यूजर्स उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल सुपरहिट नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट में मोनिका उर्फ स्टॉकहोम के किरदार के लिए स्पेनिश अभिनेत्री एस्तेर एसेबो मशहूर है। हाल ही में इनकी एक तस्वीर भारत में काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें उन्हें हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर के सामने देखा गया है। बताया जा रहा है कि हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर उनके घर में लगी है, जिसे देख भारतीय फैंस काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उनकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। भारतीय शेयर बाजार 2022 में पहली बार लाल रंग में बंद होता दिखाई दिया है। पिछले 3 दिनों से लगातार बाजार में जबरदस्त रैली नजर आ रही थी, लेकिन गुरुवार को वीकली एक्सपायरी के दिन निवेशकों को निराश होना पड़ा। निफ्टी 50 से 0.99% की गिरावट के साथ 17,748.30 पर अपनी क्लोजिंग दी। बीएसई सेंसेक्स 1.01% अथवा 609.61 आंकड़ों की गिरावट के साथ 59,613.54 पर बंद हुआ। निफ्टी का ही बैंक इंडेक्स 0.56 अथवा 210.60 अंकों की गिरावट के साथ 37,485.30 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में रहने वाले स्टॉक्स में यूपीएल, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल और मारुति रहे। वहीं टॉप लूजर्स की तो जेएसएल स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।